नमस्कार, स्वागत है आपका देश विदेश की खबरों के साथ। मैं हूं नसरीन। देश तथा प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और जिसको देखकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब सख्ते में आ गया है। बोर्ड ने मुस्लिम परिवारों से अपील की है कि वह लोग युवा व युवतियों का विवाह गैर मुस्लिमों में न करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रकार के निकाह को अवैध ठहराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके साथ ही लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कई नियम बनाए हैं। बोर्ड ने अपील की है कि मुस्लिम परिवार इन नियमों पर अमल करें जिससे कि बच्चों की जिंदगी अनुशासित हो सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम युवाओं और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को शरिया में अवैध करार दिया है। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के और लड़कियां का गैर मुस्लिम से शादी करना जो अवैध है और इस्लामिक रूप से धार्मिक रूप से गलत है। शरीयत के मुताबिक ऐसी शादी को इस्लाम सही नहीं मानता। बोर्ड ने यह भी कहा है कि किसी भी मुस्लिम का गैर मुस्लिम से शादी करना अफसोसनाक है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि एक मुस्लिम लड़की केवल मुस्लिम लड़के के साथ ही निकाह कर सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम भी गैर मुस्लिम लड़के से निकाह नहीं कर सकता। अगर गैर मुस्लिम ने निकाह हुआ है तो शरीयत के अनुसार वह वैध नहीं होता। बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम से शादी करता है तो वो जीवन भर गलत करार रहेगा। बोर्ड का ये भी कहना है कि आज के दौर में मुस्लिम लड़के और लड़कियां दोनों ही गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, वे बेहद गलत है। बोर्ड के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इस्लाम की सही तालीम नहीं दे रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माँ बाप के लिए हिदायत जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि माँ बाप अब लड़के और लड़कियों को मोबाइल फोन के पर कड़ी नजर रखें। लड़के और लड़कियों के मोबाइल फोन इत्यादि पर कड़ी नजर रखनी जरूरी है। जितना हो सके लड़कियों की ही स्कूल में डालें और इसके साथ ही युवतियों की शादी भी अब देरी न करें। इस पर भी नजर रखें कि लड़की ज्यादा देर तक घर के बाहर न रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिला था। तृणमूल महासचिव ने कहा कि बंगाल में उपचुनाव लंबित हैं और उन्होंने पिछले महीने भी चुनाव आयोग से इसी बात को लेकर संपर्क किया था। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें एक सीट भवानीपुर भी शामिल है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता इसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ममता फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार झेलनी पड़ी। इसके बाद भी ममता ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ममता से पहले भी ऐसे कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनते समय अपने राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बिहार के नीतीश कुमार ने 3 दशक से ज्यादा समय से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। तभी नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भी वे प्रत्याशी नहीं थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव नहीं लड़ा है। ये दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद के रूप में 2 सदन हैं, लेकिन बंगाल में विधान परिषद नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना होगा। वे खाली की गई किसी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर सदन के सदस्य बन सकती हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि एक मंत्री जो विधायक नहीं है उनको 6 महीने में इस्तीफा देना होगा। उत्तराखंड में इन्हीं शर्तों की वजह से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तीरथ सिंह ने इसी साल मार्च में राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इसके बाद देश में कोरोना के हालात बिगड़ गए। तीरथ को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता, लेकिन कोरोना की वजह से उपचुनाव के अनुकूल माहौल न बनते पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और अब बात करेंगे अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की और साथ ही रिलायंस की भी कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एक झटका लगा है, जिसमें रिलायंस व फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिकी ने कहा है कि सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने इस फैसला पर
भारत में लागू करने ये फैसला योग्य है। ये भारतीय कानूनों के तहत वैध है। इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने इस सौदे पर रोक लगाई थी। तभी रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर के सौदे पर भी रोक लग गई थी। रिलायंस फ्यूचर डील के खिलाफ अमेजॉन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। पीठ ने यह भी साथ में कहा है कि आपात निर्णायक का आदेश धारा 17(1) के तहत आने वाला आदेश है और इसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 17(2) के तहत लागू करने योग्य है। शीर्ष अदालत ने इस बात का फैसला लेना था कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचायत का फ्यूचर को रिलायंस के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला भारतीय कानून के हिसाब से वैध है या नहीं। अमेजॉन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील का अलग अलग अदालतों में विरोध किया था और जिसमें दोनों को ही झटका लगा है। तो फिलहाल अब तक की बड़ी खबरें यही थी। फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।